नमस्कार। स्वागत है इस ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक में, जहां हम आसान भाषा में रोचक सामान्य ज्ञान के तथ्यों को समझेंगे। हमारा पहला सवाल है, प्राचीन भारत के 10 राज्य युद्ध में भरतों ने किस नदी के तट पर विजय प्राप्त की थी? वाह, ये तो बहुत रोमांचक लग रहा है। क्या ये कोई महाकाव्य युद्ध था? बिल्कुल। ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें त्रत्सु वंश के भरत राजा सुदास ने 10 अलग अलग जनजातियों के गठबंधन को हराया था। ये जनजातियां थीं पुरु, यादव, तुर्वसा, अनु, द्रुह्यु, अलीन, पक्ष, भालानस, शिव और विशानिन। और इस युद्ध का निर्णायक स्थान था परशुनी नदी का तट। इसलिए सही उत्तर है परशुनी नदी। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध के इकलौते पुत्र का क्या नाम था? मुझे तो याद है, लेकिन एक बार फिर सुन लेती हूँ। गौतम बुद्ध के इकलौते पुत्र का नाम राहुल था। उनकी माता यशोधरा थीं। राहुल ने बाद में बौद्ध भिक्षु बनकर अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित के लेखक कौन थे? क्या ये हर्षवर्धन के बारे में है? बिल्कुल सही। हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक थे बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने एक और प्रसिद्ध कृति कादम्बरी भी लिखी थी। चौथा प्रश्न, हर्षवर्धन के समकालीन कौन से चीनी सम्राट थे? ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सही उत्तर है ताइजोंग। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने ताइजोंग को एक दूत भेजा था और बदले में चीनी शासक ने हर्ष के दरबार में 3 दूतावास भेजे थे। ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का प्रमाण है। पांचवा प्रश्न, उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? क्या दक्षिणी पांचाल की राजधानी भी थी? हाँ, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कंपिल्य। ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि दोनों पांचाल अलग अलग राजधानियों वाले थे। छठा प्रश्न, दुनिया की पहली तेल पेंटिंग्स किस देश में पाई गई हैं? ये तो बहुत ही रोचक है। क्या ये प्राचीन कला है? हाँ, ये एक अद्भुत खोज है। ये पेंटिंग्स अफगानिस्तान में बामियान गांव के पास गुफाओं में मिली हैं। 2008 में हुई इस खोज से पता चला है कि ये 5वीं शताब्दी ईस्वी से भी पहले की हैं, जिससे ये दुनिया की सबसे पुरानी तेल पेंटिंग्स बन जाती हैं। हमारे आखिरी प्रश्न पर आते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? ये तो इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इस हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। अब तक तो हम मौर्य वंश के बारे में ही पढ़ रहे थे। क्या अंतिम शासक भी उतना ही प्रसिद्ध था? एक रोचक सवाल। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसका शासनकाल बहुत छोटा था और 185 ईसा पूर्व में एक सैन्य परेड के दौरान उसकी हत्या उसके ही सेनापति ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। यह घटना मौर्य साम्राज्य के अंत और शुंग वंश के उदय का प्रतीक थी। बृहद्रथ का साम्राज्य सम्राट अशोक के समय से काफी छोटा हो गया था, फिर भी उसने बौद्ध धर्म का पालन किया। ये सुनकर अच्छा लगा कि कुषाण शासकों ने भी भारत में अपना योगदान दिया। सोने की मुद्राओं की शुरुआत कैसे हुई? कुषाण शासकों के इतिहास में सोने की मुद्राओं की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। विम कटफिसिस लगभग 90-100 ईस्वी के कुषाण सम्राट ने भारत में सोने के सिक्के जारी करने की शुरुआत की। इससे पहले तांबे और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। विम कटफिसिस ने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में अपनी विजयों से कुषाण क्षेत्र का भी विस्तार किया था। वैदिक काल की यज्ञ विधियों में क्या क्या सामग्री का उपयोग होता था? क्या ये सबूत कहीं मिलते हैं? वैदिक काल में विभिन्न यज्ञों में अलग अलग सामग्री का उपयोग किया जाता था। सौत्रामणी यज्ञ में सूरा यानी शराब का उपयोग किया जाता था। यह यज्ञ असुरों का यज्ञ था, जिसे देवताओं ने अपनाया था। सौत्रामणी यज्ञ में सूरा की आहुतियां दी जाती थीं। संगम युग का उल्लेख तो मैंने पहले भी सुना है, लेकिन पिल्लाई शब्द के बारे में नहीं जानता। संगम युग प्राचीन तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के कुछ हिस्सों का इतिहास है। इस युग में पिल्लाई शब्द का प्रयोग छात्रों के लिए किया जाता था।
पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश का नेतृत्व किसने किया? पुष्यमित्र शुंग के बाद उसके पुत्र अग्निमित्र ने 149 ईसा पूर्व में शुंग वंश का शासन संभाला। वह उत्तरी भारत के शुंग वंश का दूसरा राजा था। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में उसके शासनकाल को 8 वर्ष बताया गया है। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था? भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो वैशाली महाजनपद के अंतर्गत आता था। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो बौद्ध धर्म के इतिहास में अंकित है। हमने तो पढ़ा कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, लेकिन किस महाजनपद में? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह वाराणसी से लगभग 180 किलोमीटर दूर मल्ल गणराज्य में स्थित था। मल्ल गणराज्य के लोग उस समय के महत्वपूर्ण शासक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंधों के बारे में सुनकर मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। किस किस सभ्यता से संपर्क था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में बहुत ही निपुण थे। उनके व्यापारिक संबंध बहुत व्यापक थे। वे फारस, मेसोपोटामिया और चीन जैसी सभ्यताओं से व्यापार करते थे। अरब की खाड़ी, मध्य एशिया, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में भी उनका व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ उनके संबंध 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में विकसित हुए और लगभग 1900 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के लुप्त होने के साथ ही समाप्त हो गए। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित थीं। निष्क शब्द सुनकर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या ये केवल आभूषण ही था? वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद के समय में इसका प्रयोग मुख्यतः सोने के सिक्के के लिए होने लगा। इस प्रकार इसका अर्थ समय के साथ बदल गया। संस्कृत नाटकों में विदूषक का किरदार बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? शास्त्रीय संस्कृत नाटकों में विदूषक एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह मूलतः ब्राह्मण होता है और नायक का मित्र या सहायक होता है। संस्कृत में शिक्षित होने के बावजूद वह उस समय की स्थानीय भाषा प्राकृत में बोलता था। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में उसे मुख्य पात्रों के साथ उल्लेख किया है। गरिष्ठ रंगीन मृदभांड संस्कृति के बारे में मैंने कुछ सुना है। ये कहाँ पाई जाती है? गरिष्ठ रंगीन मृदभांड संस्कृति OCP मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत में पाई जाती है। ये संस्कृति अपने विशिष्ट लाल और गेलो रंग के मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। गरु रंगीन मृदभांड संस्कृति कहाँ मिलती है? ये सुनने में तो बहुत रोचक लगता है। बहुत ही रोचक है ये कांस्य युग की संस्कृति है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु गंगा के मैदान में पनपी थी। ये पूर्वी पंजाब से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। इस संस्कृति के अवशेषों में हमें देर से हड़प्पा और वैदिक संस्कृतियों की समानताएं दिखाई देती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये हड़प्पा की बरा शैली की निरंतरता है, जबकि कुछ का मानना है कि इस संस्कृति में गाड़ियों की उपस्थिति भारत में आर्यों के प्रवास का संकेत देती है। ये उत्तर भारत के कांस्य युग का अंतिम चरण माना जाता है, जिसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और उत्तरी काला पालिश मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। इसलिए सही उत्तर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जियाक और कियारी, ये नाम तो मुझे नए लग रहे हैं। ये कहाँ स्थित हैं? हाँ, ये नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं जो लद्दाख में स्थित हैं। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में मिले ये अवशेष हमें उस समय के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। गांव में बसे हुए जीवन की शुरुआत कब से हुई होगी? क्या ये अचानक हुआ या धीरे धीरे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। आमतौर पर माना जाता है कि बसे हुए गांव आधारित समाजों की उत्पत्ति नवपाषाण काल में हुई। इस काल में कृषि का विकास हुआ, जिससे लोगों को एक ही जगह पर बसने का मौका मिला। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों का सही कालक्रम जानना जरूरी है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? ये प्रश्न थोड़ा जटिल है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी में विरोधाभास हो सकते हैं। हमें अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता होगी। प्राचीन भारत में यूनानियों, शकों और कुषाणों के आक्रमण का सही क्रम क्या था? ये जानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये सही क्रम याद रखना महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर शक आए और अंत में कुषाण। यूनानियों का आक्रमण सिकंदर महान के नेतृत्व में हुआ था, जो ईसा पूर्व 327 से 326 के बीच था। उसके बाद शकों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया और अंत में कुषाण साम्राज्य का उदय हुआ। इसलिए सही उत्तर है यूनानी, शक, कुषाण। हड़प्पा काल के बारे में सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या हमें वहां से किसी कपड़े के अवशेष मिले हैं? जी हाँ, एक रोचक तथ्य है ये। हड़प्पा में बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। ये हमें हड़प्पा वासियों के बुनाई और वस्त्र निर्माण के ज्ञान का प्रमाण देता है। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो जैसी जगहों पर भी मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर बुने हुए कपड़े के निशान मिले हैं, जो कपास की खेती और सूत कातने के उद्योगों के बारे में बताते हैं। ये दर्शाता है कि कपड़ा उत्पादन एक प्रमुख शिल्प उद्योग था, जिसमें सिंधु घाटी के कई शहरी कारीगर लगे हुए थे। भारत की पहली सभ्यता कहाँ बसती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को पता होना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की पहली सभ्यता सिंधु घाटी में पनपी थी। यह सभ्यता लगभग 2600 से 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु और घग्गर हकरा नदियों और आसपास के क्षेत्रों में पनपी थी। यह दक्षिण एशिया के लोगों की सभ्यता की नींव रखने वाली एक अद्भुत सभ्यता थी। कौन सी शक्ति ने सुमात्रा, जावा और मलेशिया के कई राज्यों को जीता था, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। ये एक और रोमांचक ऐतिहासिक तथ्य है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें अधिक विवरण की आवश्यकता होगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आपको और अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि किस महान शासक ने सुमात्रा, जावा और मलेशिया जैसे दूर दूर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। ये एक बेहद रोमांचक सवाल है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने सिर्फ उत्तर में गंगा नदी तक ही नहीं पहुंचे, बल्कि मालदीव और श्रीलंका जैसे समुद्री क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। लेकिन यही नहीं, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिणी थाईलैंड में श्री विजय पर भी आक्रमण किया। गंग, चालुक्य, चेर, पाल, पांड्य, कलिंग और अन्य शासकों को परास्त करने के बाद उन्होंने गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य और एक मजबूत सैन्य और नौसैनिक बल का निर्माण किया। उनका शासनकाल चोलों का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वेदों से जुड़े वेदांग क्या होते हैं? क्या आप उनमें से किसी एक के बारे में बता सकते हैं? निश्चित रूप से। वेदों से जुड़े 6 सहायक विज्ञान वेदांग कहलाते हैं। उनमें से एक है निरुक्त। निरुक्त का अर्थ है व्याख्या की गई, व्याख्या की जाती है। यह वेदों, हिंदू धर्म के शास्त्रों से जुड़े 6 प्राचीन वेदांगों में से एक है। सातवाहन साम्राज्य के प्रमुख शहरों में से एक कौन सा था? ये जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सातवाहन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर प्रतिष्ठान था, जो आजकल महाराष्ट्र में पैथन के नाम से जाना जाता है। यह शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी तक शासन करने वाले सातवाहन वंश की राजधानी थी। जैन धर्म के इतिहास में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? मुझे इस बारे में थोड़ी अधिक जानकारी चाहिए। वर्तमान अर्धचक्र के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। इतिहास में महावीर और उनके पूर्ववर्ती 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का अस्तित्व दर्ज है। क्या कोई ऐसा सिंधु स्थल है जिससे मेसोपोटामिया के साथ सीधे व्यापारिक संपर्क का प्रमाण मिला हो? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और इस पर शोध जारी है। हालांकि कई सिंधु स्थलों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संपर्क के सबूत मिले हैं, लेकिन कोई एक निश्चित स्थल जिससे सीधे व्यापारिक संपर्क का निश्चित प्रमाण मिले, वह अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या आप मुझे उन सिंधु स्थलों के बारे में बता सकते हैं जिनके मेसोपोटामिया के साथ सीधे व्यापारिक संबंध थे? निश्चित रूप से। पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाते हैं कि लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रमुख सिंधु स्थलों का मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापारिक संबंध था और वे वहां माल निर्यात करते थे।
इन स्थलों पर मेसोपोटामिया की मुहरें, मनके और रत्न मिले हैं। लोथल में मिले भारक और गोदी दर्शाते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। चन्हुदड़ों में भी मेसोपोटामिया की मुहरें मिली हैं। लगभग 1700 ईसा पूर्व में जलवायु परिवर्तन के कारण नदी के मार्ग में बदलाव आने से यह व्यापार कम हो गया, तो लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तीनों ही स्थल इस व्यापार में शामिल थे। हड़प्पा के खंडहरों की खोज किसने की थी, ये जानना मेरे लिए बहुत रोमांचक होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दयाराम साहनी ने 1920 के दशक की शुरुआत में हड़प्पा स्थल का वैज्ञानिक उत्खनन किया और इसके महत्व को उजागर किया। इससे पहले कोसेंस, फ्यूहर जैसे पुरातत्वविदों ने औपनिवेशिक भारत काल में विशाल ईंटों के खंडहरों की उपस्थिति दर्ज की थी, लेकिन उनके प्रारंभिक निष्कर्ष इस स्थल की पहचान स्थापित करने में विफल रहे। दयाराम साहनी के कार्य ने इस क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मुझे इस बारे में और जानना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में स्थित है। उनका जन्म कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुलों में हुआ था। लुम्बिनी एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है जो बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोलिय गणराज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कोलिय गणराज्य शाक्यों के राज्य के पूर्व में स्थित था। इस गणराज्य की राजधानी रामाग्राम में स्थित थी। दोनों राज्यों के बीच रोहिणी नदी के जल के उपयोग को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहता था। यह संघर्ष उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक और राजनैतिक गतिविधि उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र में स्थानांतरित हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक और राजनैतिक गतिविधि का केंद्र उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार अर्थात गंगा बेसिन में स्थानांतरित हो गया। यह परिवर्तन कई कारकों जैसे कृषि, व्यापार और राजनैतिक परिवर्तनों के कारण हुआ होगा। गुप्त काल में भारत के विभिन्न भागों के बीच किन वस्तुओं का व्यापार होता था, ये जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में भारत के विभिन्न भागों के बीच व्यापार में कई तरह की वस्तुएं शामिल थीं, जिनमें मसाले, कपड़े, धातुएं, रत्न और अन्य कई वस्तुएं शामिल थीं। यह व्यापार भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था और इसने विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत किया। इस व्यापार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गुप्त काल के शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। गुप्त काल में भारत के अंदर होने वाले व्यापार में कौन कौन सी चीजें शामिल थीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल। गुप्त काल में स्थानीय व्यापार तो रोजमर्रा की जरूरत की चीजों तक सीमित था, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों के बीच व्यापार में बहुत कीमती और लग्जरी चीजें शामिल थीं। इनमें काली मिर्च, चंदन, मूंगा, केसर, याक की पूंछ, हाथी, घोड़े, सोना, तांबा, लोहा और अभ्रक शामिल थे। सोचिए, इतनी विविधता। ये व्यापार उस समय की समृद्धि और संपर्क को दर्शाता है। भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ देखी जा सकती है? मुझे ये जानने में बहुत रुचि है। यह एक अद्भुत मूर्ति है। भगवान विष्णु का ये अवतार, जिसमें उनका शरीर मानव और सिर सूअर का है, पृथ्वी को जल से बचाते हुए दिखाया गया है। यह प्रसिद्ध राहत मूर्ति विदिशा के निकट उदयगिरी की गुफाओं में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं कला और स्थापत्य के अद्भुत नमूने हैं। सामंत की उपाधि किस शासक ने प्रयोग की थी? ये उपाधि क्या दर्शाती है? मौखरी शब्द बहुत प्राचीन है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख है। मौखरियां गुप्तों के अधीनस्थ शासक थे और उन्होंने सामंत की उपाधि का प्रयोग किया। यह उपाधि अधीनता और सम्मान दोनों को दर्शाती है। जेजक भुक्ति किस स्थान का प्राचीन नाम था? इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूंगा। जेजक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ये कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा था। 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच चंदेलों ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। बुंदेलखंड का इतिहास समृद्ध और रोमांचक है।
कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा किसने शुरू की थी? ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। इक्ष्वाकुओं ने कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में सातवाहन शासकों के पतन के बाद शासन स्थापित किया। वे स्थानीय जनजाति थे और उन्होंने इस क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की। उन्होंने कई स्मारक भी बनवाए। भूमि अनुदान उस समय के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को समझने में मदद करता है। प्रारंभिक मध्यकाल में कृतदास किन दासों को कहा जाता था? मैं इस विषय में और जानकारी चाहता हूँ। कृतदास वे दास थे जो किसी अपराध के लिए दंड के रूप में या कर्ज के बदले में दास बनाए गए थे। ये दास प्रथा उस समय की सामाजिक व्यवस्था का एक दुखद पहलू था। इस बारे में और जानकारी के लिए आप उस काल के सामाजिक और आर्थिक इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में कृतदास किसे कहा जाता था? क्या वे सभी दास एक जैसे थे? बहुत ही अच्छा सवाल। प्रारंभिक मध्यकाल में कृतदास वे दास थे जिन्हें खरीदा गया था। याद रखिए, उस समय दास प्रथा का अस्तित्व था। कृत्रिम रूप से दास बनाए गए लोग, जैसे युद्धबंदी या ऋण के बदले दास बने लोग, कृतदास नहीं कहलाते थे। ये एक महत्वपूर्ण भेद है जो हमें उस समय की सामाजिक संरचना को समझने में मदद करता है। गांव वालों द्वारा किए गए 10 अपराधों के लिए कौन सा जुर्माना लगाया जाता था? क्या ये अपराध सभी एक जैसे थे? ये जुर्माना 10 अपराधों के लिए लगाया जाता था, जिसे दसपर्ध कहा जाता था। इन अपराधों में राजा के आदेशों की अवज्ञा, स्त्री की हत्या, जाति का मिश्रण, व्यभिचार, चोरी, अश्लीलता, हमला आदि शामिल थे। देखिए कितनी विविधता थी इन अपराधों में। ये उस समय के कानून और व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। प्रारंभिक मध्यकाल में बाल्क से कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थीं? क्या ये व्यापार बहुत बड़ा था? उस समय के भारतीय व्यापारी मध्य एशिया तक नहीं जाते थे, लेकिन वे ईरान से लेकर ऑक्सिस घाटी तक जाते थे। बाल्ख से वे घोड़े, केसर और हींग का आयात करते थे। सोचिए, इतनी दूर से ये सामान आते थे। ये उस समय के व्यापारिक नेटवर्क की व्यापकता को दर्शाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने वर्तमान कर्नाटक और कोंकण के बड़े हिस्सों को राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिलाया? ये विस्तार कैसे हुआ? यह कृष्ण प्रथम थे, जिन्होंने 756 ईस्वी से 774 ईस्वी तक राष्ट्रकूट साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार किया और वर्तमान कर्नाटक और कोंकण के अधिकांश भागों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने पल्लवों को भी परास्त किया। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने किसको पराजित किया था? इस युद्ध का क्या महत्व था? दंती दुर्ग ने लगभग 743 से 757 ईस्वी तक शासन करने वाले चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया। इस जीत के बाद राष्ट्रकूटों का उदय हुआ और वे प्रमुख शक्ति बन गए। ये एक युद्ध था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। टक्कोकोलम के युद्ध में किस चोल राजा को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था? इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? ये एक महत्वपूर्ण युद्ध था। टक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को पराजित किया था। हालांकि इस चोल राजा का नाम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन ये युद्ध राष्ट्रकूटों की शक्ति और चोलों के पतन की शुरुआत का प्रतीक था। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था उस समय के इतिहास में। टक्कोकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने किस चोल राजा को हराया था? यह युद्ध कितना महत्वपूर्ण था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। लगभग 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया। इस जीत के बाद कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर विजेता की उपाधि धारण की। यह युद्ध चोल और राष्ट्रकूट साम्राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नटराज, शिव की नृत्य मुद्रा वाली प्रसिद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? क्या यह मूर्ति खास है? ये एक बेहतरीन कलाकृति है। नटराज मूर्ति चोल काल की है और इसे कांस्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। चोल काल अपनी धातु की मूर्तियों की सौंदर्य और तकनीकी निपुणता के लिए जाना जाता था और नटराज इस कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तमिल कविता की ओडिसी किसे माना जाता है? क्या इसका कोई खास महत्व है?
तमिल कविता की ओडिसी के रूप में मणिमेखला को जाना जाता है। ये शिल्पाधिकारम का एक सीक्वल है और कोवलन और माधवी की पुत्री के कारनामों पर आधारित है। इसकी कहानी और शैली इसकी तुलना ओडिसी से करती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल आधुनिक ईरान की सीमा के पास था? क्या इससे कुछ और जानकारियां मिलती हैं? सुख्तगैंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण तटीय शहर था जो अरब सागर के तट से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर दशत नदी के किनारे ईरान की सीमा के पास स्थित था। यह सभ्यता की पश्चिमी सीमा को दर्शाता है। यजुर्वेद क्या है? इसके नाम का क्या अर्थ है? यजुर्वेद शब्द दो संस्कृत शब्दों यजुस और वेद से मिलकर बना है। इसका अर्थ गद्य मंत्रों का ज्ञान ग्रंथ भी है और यज्ञ या यज्ञ संबंधी ग्रंथों और सूत्रों का ज्ञान भी। विभिन्न विद्वानों ने इसके अर्थ की व्याख्या अलग अलग की है, लेकिन दोनों ही अर्थ वैदिक अनुष्ठानों ने इसके महत्व को दर्शाते हैं। केशरिया स्तूप के बारे में ये कथन सही हैं या गलत? क्या यह स्तूप वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? केशरिया स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। फाक्सियान और हुएनसांग जैसे विदेशी यात्रियों ने भी इसका दौरा किया था। हालांकि यह सत्य नहीं है कि बुद्ध वैशाली से कुशीनगर की यात्रा के दौरान केशरिया स्तूप पर रुके थे, इसलिए केवल पहले दो कथन सही हैं। ऋग्वेद में जनजातीय सभाओं का उल्लेख मिलता है। क्या सभी सभाएं जनजातीय प्रमुख के चुनाव में शामिल थीं? कौन सी सभा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी? ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथा और गण जैसी कई जनजातीय सभाओं का उल्लेख है, जो विचार विमर्श, सैन्य और धार्मिक कार्यों में शामिल थीं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से सभा और समिति महत्वपूर्ण थीं। समिति नामक जनजातीय सभा में जनजातीय प्रमुखों के चुनाव के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से जुड़ी हुई है? क्या केवल एक ही वेद से इसका संबंध है? भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से जुड़ी है। सामवेद 4 वेदों में से तीसरा वेद है। इसमें ऋग्वेद से लिए गए स्तोत्र, स्तोत्र के अंश और पृथक छंद शामिल हैं, जिन्हें यज्ञों में उद्गाता पुरोहितों द्वारा विशिष्ट रागों, जिन्हें सामगान कहते हैं, में गाया जाता था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद संगीत के साथ साथ नृत्य और नाटक से भी संबंधित है। खारवेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक थे। उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? क्या उनके बारे में कोई प्रमाण उपलब्ध है? खारवेल कलिंग, आज का उड़ीसा, के चेदी वंश के तीसरे और सबसे महान सम्राट थे। खारवेल के बारे में मुख्य जानकारी उनके प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलती है। उनके शासनकाल में चेदी वंश, जो अशोक के साथ युद्ध के बाद कमजोर हो गया था, पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंचा। ये शब्द थोड़े अनोखे लग रहे हैं। इनसे किस संप्रदाय का पता चलता है? क्या इन शब्दों का कोई विशेष महत्व है? यह प्रश्न अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है और आगे के शोध की आवश्यकता है। अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये शब्द थोड़े अनोखे लग रहे हैं। क्या ये किसी विशिष्ट धार्मिक परंपरा से जुड़े हैं? इनका क्या अर्थ है? ये शब्द जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन दर्शन में ब्रह्मांड अनंत चक्रों से गुजरता है, जिसमें उन्नति और अवनति के चरण शामिल हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म के चक्रीय सिद्धांतों के विपरीत जैन दर्शन में चक्र के अंत में कोई तीव्र बदलाव नहीं होता, बल्कि संकुचन और प्रसार की एक धीमी प्रक्रिया होती है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय चक्र 2 भागों में बटा है, आरोही उत्सर्पिणी और अवरोही अवसर्पिणी। हम वर्तमान में अवरोही चरण में हैं, जो 6 कालों में विभाजित है। पहला बहुत सुखद सुसम सुसम, दूसरा सुखद सुसम, तीसरा सुखद दुखद सुसम दुखसम, चौथा दुखद सुखद दुसम सुसम, पांचवा दुखद दुसम और छठा और अंतिम बहुत दुखद दुसम दुसम। ये जैन धर्म की विशिष्ट समय चक्र की अवधारणा है।